नमस्कार विद्यार्थियों, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं इतिहास विषय में अखिलेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पूरा देश एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, तो हमारे समक्ष भी एक अलग तरह की जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं वो आ रही हैं। तो मैं पहले तो आशा करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी स्वस्थ, प्रसन्न और खुश होंगे और उनके एग्ज़ाम की तैयारी में जो मैं योगदान दे सकता हूं वो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो जैसे कि ये जो वीडियो है ये बीए पार्ट थर्ड ईयर का है। ये आपका जो पेपर सेकंड है विश्व इतिहास का, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, उस वीडियो में जो मैंने पहले वाले जो वीडियोस आपको बनाकर दिए थे वो वीडियो फ्रांस की राज्य क्रांति के ऊपर थे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो फ्रांस की राज्य क्रांति का जो हंता उसे बोल सकते हैं कि भाई वो फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति के सिद्धांतों को उसने ख़त्म किया। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इतिहास में एक जबरदस्त व्यक्तित्व का धनी है। आप उसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट जैसा व्यक्तित्व बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। आज के जो तानाशाह हैं, जो डिक्टेटरशिप अपनाते हैं, वो लोग भी नेपोलियन के व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं कि भी किस तरह से उसने पूरे फ्रांस को अपने कैप्चर में, या पूरे फ्रांस को क्या पूरे यूरोप को उसने एक तरीके से जीत लिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रारंभिक परिचय है उसमें हम देखते हैं कि उनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप है। ये फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में एक टापू है, वहाँ पर ये द्वीप स्थित है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में जो इनका जन्म में जो कहते हैं कि इसके 4 भाई और 3 बहनें थे। नेपोलियन के ऊपर एक अंग्रेजी में कहावत भी बनती है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जो हम बाद में देखेंगे कि भी किस तरह से इसने अपना सारा प्रशासन, सारा राज्य अपने भाइयों में इनमें बांट दिया था और भाई भतीजावाद के जो आरोप इस पर लगते थे वो किस तरह से हुए थे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम देखते हैं कि भाई फ्रांस में इसके 4 भाई थे और 3 बहनें थे। फ्रांस में इसने 8 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद में 17 वर्ष की आयु में नेपोलियन तोपखाने का सहायक लेफ्टिनेंट नियुक्त हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में इसने रूसों को काफ़ी पढ़ा और जो रूसों को पढ़ लेगा उसके बारे में तो निश्चित है कि वो प्राकृतिक रूप में ज़्यादा नज़दीक होगा और विद्रोह वो अपनाएगा। कहते हैं कि भाई रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो रूसो का तो पढ़ने का एक अलग ही व्यक्तित्व है। रूसो को पढ़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई क्रांतिकारी विचारों का धनी होगा, और नहीं होगा तो कोई ना कोई क्रांति में जरूर सहायक होगा रूसो को पढ़ने वाला व्यक्ति। तो उसने रूसो को पढ़ा, काफ़ी पढ़ा रूसो को। और रूसो ने 1762 में एक बात कही थी, वो बात बाद में सिद्ध भी हुई। उसने कहा था कि भाई मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये कोर्सिका का एक छोटा सा जो द्वीप है वो एक दिन पूरे यूरोप को चमत्कृत कर देगा। और वैसी ही चीज़ आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिली। इस कोर्सिका द्वीप ने पूरे के पूरे यूरोप को एक रूप से चमत्कृत कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस 9 वर्ष की आयु में आया था। फ्रांस 9 वर्ष की आयु में आया था। वहाँ पे उसकी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वो आर्टून में हुई थी। उसके बाद वो 5 वर्ष तक ब्रियन में रहा और वहाँ पे जो आखिरी वर्ष जो पेरिस की जो मिलिट्री एकेडमी में उसने गुजारा था, मतलब मिलिट्री रूप से और सैनिक दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। 1785 में उसने स्नातक की डिग्री ली
और वो कोई पढ़ाई लिखाई में कोई खास नहीं था। 58 विद्यार्थियों की सूची में उसका 45वां स्थान था। तो वो इतना कोई पढ़ाई लिखाई में इतना खास व्यक्ति वो नहीं था। अब हम आगे चलते हैं, नेपोलियन के उत्थान में देखते हैं कि नेपोलियन का उत्थान किस तरह से हुआ। तो नेपोलियन के उत्थान के समय फ्रांस की राज्य क्रांति का जिक्र जरूर आएगा। और फ्रांस की क्रांति के समय जो नेपोलियन था, नेपोलियन कोर्सिका द्वीप में ही था। लेकिन उसे शीघ्र ही जो लियो का विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने के लिए उसे बुलाया गया। जो उस समय जो 1793 ईस्वी में जो अंग्रेजों से जो तुला जो बंदरगाह था, वहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था उस बंदरगाह पे। ये एक ऐसा बंदरगाह था जो दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागर के निकट एक सैनिक अड्डा था। वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो उसको जीतना एक तरीके से अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ी बात होनी थी कि भाई किसी का वापस फ्रांस उस चीज़ को जीत ले। तो अंग्रेज उस ज़माने में, ब्रिटेन उस ज़माने में बड़ा पावरफुल था। तो फ्रांस यदि उसे जीत ले तो फ्रांस की जो शक्ति थी वो निश्चित रूप से उसमें बढ़ती। ठीक है। तो नेपोलियन ने जो 1793 में जो ये चीज की थी उसमें उसने तुलों पर अधिकार अपना कर लिया था। और 3 माह के अंदर ही उसने अपनी सैनिक कुशलता के दम पर अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था। तो ये एक उसकी बहुत ही बड़ी गौरवशाली शुरुआत हम इसको मान सकते हैं। और फिर 24 वर्ष की आयु में वो तुरंत ही ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर आ गया था। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रमोशन था। क्रांति काल में रोब्सपियर का साथ देने की वजह से उसे छोटा रोब्सपियर भी कहा गया। और रोब्सपियर के विद्रोह में वो साथ था तो रोब्सपियर फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। फ्रांस के लोगों ने, जैसा हमने बताया कि 9 थर्मोडियन की जो प्रतिक्रिया थी उसमें रोब्सपियर को मारा गया था। तो वो निश्चित रूप से वो बात थी कि भाई उसमें रोब्सपियर का जो साथ देने वाला फ्रांस का विरोधी होगा। तो इसके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे कि भाई ये रोब्सपियर का साथ देता है। लेकिन जो आरोपों में कोई सच्चाई थी नहीं, वो निकल गया इस चीज़ से। तो वो रोब्सपियर का जो साथ था, सैनिक पद उसका जो गया था, उसे वापस से वो प्राप्त हो गया था। 1794 में, 4 अक्टूबर 1794 में राष्ट्रीय सम्मेलन जो नेशनल कन्वेंशन बना था फ्रांस में, उस पर राजतंत्रवादी जो थे वो हमला करने वाले। तो उन लोगों ने उस हमले के बचाव के लिए जो उस वक्त फ्रांस की सेना का जो सेनापति था बारा, उससे अपील की थी कि भाई हमें जो है कि इस संभावित जो हमला जो राजतंत्रवादियों का हो सकता है इस सम्मेलन के ऊपर, उससे हमारा बचाव होना चाहिए। तो ये चीज करके बारा ने ये जो जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी उसने नेपोलियन को सौंपी थी। और 3 अक्टूबर 1795 में राजतंत्रवादियों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वेंडमेयर विद्रोह था। वो वेंडमेयर विद्रोह हुआ था। इस वेंडमेयर विद्रोह का नेपोलियन ने बड़ी ही सफलता से दमन किया और राष्ट्रीय सम्मेलन की उसने एक तरीके से रक्षा की थी। तो 7 वर्षों में पहली बार एक ऐसा अवसर आया था, जो फ्रांस की क्रांति जो चल रही थी 1789 से 1795, इस दौरान 7 वर्षों में पहली बार एक ऐसा अवसर आया था जिसमें किसी ने पेरिस की भीड़ को काबू किया था। तो नेपोलियन इसमें काफ़ी ज़्यादा, नेपोलियन की पॉपुलैरिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी कि भाई इसने पेरिस की भीड़ को काबू किया है। और पेरिस प्रशासन के द्वारा नेपोलियन को एक चीज और दी गई थी कि भाई आप जो जो फ्रांस की जो जनता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार है, बंदूकें हैं। तो ये कहा जाता है कि फ्रांस की जनता को निशस्त्र किया जाए। तो इसको करके जो नेपोलियन एक अभियान चला रहा था, वो ज़्यादातर फ्रांस की जनता को निशस्त्र करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक लड़का, देखो इतिहास में कहानियाँ ऐसे ही बनती है और कुछ कहानियाँ बहुत बड़ा रंग ले लेती है, उसका बहुत
आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक छोटे बच्चे से नेपोलियन के उत्थान की जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है कि एक छोटा बच्चा नेपोलियन के ऑफिस में आया और कह रहा था कि भाई मैं अपने पिता की बंदूक नहीं दूंगा। तो नेपोलियन उसकी वीरता से बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा उसकी साहस देखा कि भाई अपने पिता की बंदूक के प्रति उसका कितना लगाव है, और उसने उसे छोड़ दिया, जाने दिया। लेकिन अगले दिन उसकी माँ जोसेफाइन जोसेफाइन नेपोलियन के ऑफिस आई और उसने उसे धन्यवाद दिया। यहीं से इनकी मित्रता बढ़ना शुरू हुई, जोसेफाइन और नेपोलियन की। जोसेफाइन वही थी जो बाद में नेपोलियन की पहली पत्नी बनी। वो नेपोलियन से 6 वर्ष बड़ी थी। 1796 में नेपोलियन ने मार्च 1796 में नेपोलियन ने अपने से खुद से 7 वर्ष बड़ी महिला जोसेफाइन से विवाह कर लिया था। लेकिन इस विवाह के पीछे कुछ चीज थी कि जोसेफाइन जो थी वो एक, जिसका जो पति था वो वेस्ट इंडीज में रहता था, वेस्ट इंडीज में कोई कारोबार करता था। यहाँ पे उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का था। लेकिन जोसेफाइन की मित्रता डायरेक्टरी के एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति बारह से थी, और नेपोलियन उसके थ्रू, जोसेफाइन के थ्रू 12 तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था। तो जोसेफाइन से उसने विवाह कर लिया था। ठीक है। इसके बाद में कई चीज़ें हुई थी। बाद में उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है कि भाई वो प्रेम किसी और से करता था, लेकिन फिर बाद में उसने उसके संतान नहीं हुई। बाद में तो 1809 में जोसेफाइन को उसने तलाक भी दे दिया था। तो कई चीज़ें थी, लेकिन उसके बीच में ही बाद में जो डायरेक्टरी का जो काल चल रहा था, और वो जोसेफाइन से उसने विवाह किया था, बारह के उस वो नज़दीक आया था, तो बारह ने एक 1796 में प्रथम इटली अभियान, आपके उसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, प्रथम इटली अभियान जो अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक, 1 साल तक चला था, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टरी के एक महत्वपूर्ण सदस्य बारह ने नेपोलियन को दी थी। और नेपोलियन ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने सैनिकों से कहा कि भाई मैं आपको संसार के सबसे उपजाऊ प्रदेशों में लेके चलूंगा। भाई किसी को भी आप मोटिवेट करोगे। नेपोलियन के पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी, वो लोगों को हिप्नोटिज्म कर सकता था। उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, उसने बताया अपने सैनिकों को कि भैया मैं आपको बहुत बड़े उपजाऊ प्रदेशों में, विश्व के बहुत बड़े उपजाऊ प्रदेशों में लेके चलूंगा, तो आप उन उपजाऊ प्रदेशों में आओ। मतलब लोगों को उसने बताया, कन्विंस किया सैनिकों को कि भाई हम जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत बड़े उपजाऊ प्रदेश है, हमें बहुत अच्छी सत्ता मिलेगी, हम जीतेंगे तो हमारा बहुत बड़ा गौरव बढ़ेगा। तो उसने युद्ध के लिए उसने ये भी कहा कि भाई तुम्हें गौरव, सम्मान और धन मिलेगा। मतलब उनको एक तरीके से मोटिवेट किया, पैसों के लिए मोटिवेट किया, धन के लिए मोटिवेट किया, सम्मान के लिए किया, गौरव के लिए किया। तो सैनिक उसके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए। तो लीडर को यदि उसके समर्थक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड मिलेंगे तो निश्चित रूप से लीडर की ताकत बढ़ेगी। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसने अपने युद्ध में सिद्धांत दिए, उसने युद्ध में 4 सिद्धांत दिए। उसने कहा सामग्री प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग जाओ। पहला सिद्धांत था युद्ध में, उसने ये सिद्धांत दिया कि सामग्री प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग जाओ, और लेकिन युद्ध के लिए एक स्थान पर उपस्थित हो जाओ। ठीक है। दूसरा सिद्धांत था कि युद्ध के लिए एक स्थान पर उपस्थित हो जाओ। और तीसरा सिद्धांत दिया कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक व्यक्ति का नेतृत्व होगा। मतलब आदेशों की बहुरूपता नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति का ही आदेश हमें प्राप्त होगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट उसने सिद्धांत दिया कि युद्ध में समय ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपका क्या टाइमिंग रहती है वही महत्वपूर्ण है। आप क्रिकेट में देखते हैं कि बल्लेबाज किस टाइमिंग से गेंद पे अटैक करता है तो छक्का चला जाता है, यदि गलत टाइमिंग पे अटैक हो जाता है तो कैच आउट हो जाता है या मिस हिट हो जाता है, जो भी है। तो युद्ध में भी वही चीज होती है कि भाई आपका समय बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो फिर इस अभियान में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया दोनों की सेनाओं का सामना किया, लेकिन दोनों की सेनाओं को उसने एकजुट नहीं होने दिया। अपने रणचातुर्य से उसने दोनों सेनाओं को संगठित नहीं होने दिया। और सार्डिनिया के साथ नेपोलियन ने एक संधि कर ली। संधि में जो सेवाय और जो नीस का जो प्रदेश था वो उसको प्राप्त हो गया था। सेवाय और नीस का प्रदेश नेपोलियन को फ्रांस ने दे दिया, वो सार्डिनिया ने फ्रांस को दे दिया था। इसके बाद में नेपोलियन का पूरा जो ध्यान था वो ऑस्ट्रिया पर केंद्रित हो गया। ऑस्ट्रिया पर केंद्रित हो गया तो इस अभियान पे उसने जो ऑस्ट्रियन तोप थे उनकी परवाह न करते हुए नेपोलियन ने अपने सैनिकों के साथ एड्डा नदी का पुल प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ी चीज थी नेपोलियन के सैनिक दृष्टि में कि वही उसने एड्डा नदी का पुल प्राप्त कर लिया। और इस वजह से वो अपने सैनिकों में द लिटिल कारपोरल के नाम से फेमस हुआ था। हमारे पास प्रश्न बनता है कि द लिटिल कारपोरल की उपाधि नेपोलियन को कब दी गई थी। तो आप कह सकते हो कि इटली अभियान के दौरान सैनिकों ने नेपोलियन को द लिटिल कारपोरल की उपाधि दी थी। सैनिकों ने दी थी द लिटिल कारपोरल की उपाधि, क्योंकि ये कद में बहुत छोटा था लेकिन उसने काम बहुत बड़े बड़े किए। एड्डा नदी का पुल उसने पार कर लिया। ऑस्ट्रियन तोपों की बरसात हो रही थी उस युद्ध में, वो बाल बाल बचा था खत्म होने से, मरने से बाल बाल बचा था, तो बहुत बड़ी चीज थी। और उसने फिर लास्ट में जो दिवाली का जो युद्ध हुआ था उसमें उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था और मांटुआ के दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में जो 17 अक्टूबर 1797 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक लघुत्रात्मक प्रश्नों में ये चीज आती है कि 17 अक्टूबर 1797 नोट कर लेना, ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फोर्मिया की संधि हुई। द ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मिया, नोट कर लेना इसको। कैंपो फोर्मिया की संधि नेपोलियन की ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी 1797 में। ठीक है। इस संधि में क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रियन बेल्जियम था, ऑस्ट्रियन नीदरलैंड था, जो बाद में अब हम इसे बेल्जियम के नाम से जानते हैं, वो फ्रांस को उसने दे दिया था। ठीक है। और जो इयोनियन द्वीप समूह था वहां पे भी उसने फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और ऑस्ट्रिया को इसके एवज में वेनिस का जो गणतंत्र था वो सौंप दिया गया था और कहा गया था कि आप इटली के जो अन्य प्रदेश हैं वहां पर आप अपनी दखल अंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो कैंपो फोर्मिया की जो संधि थी ये एक तरीके से बहुत बड़ी संधि थी नेपोलियन के लिए। और साथ में ये भी तय हुआ था कि जो जो जर्मन सामंत है वो राइन नदी के जो बाएं तट के जो प्रदेश है, राइन नदी के बाएं तट के प्रदेश जो फ्रांस से उसने छीन लिए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से जो पवित्र रोमन साम्राज्य के जो मानचित्र को जो पुनर्गठित करना है उसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब जो राइन प्रदेश के आसपास जो जर्मन सामंत थे उनको उसने जो जीता था उनको वापस से पुनर्गठित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैंपो फोर्मिया की संधि के जरिए जो फ्रांस ने अपनी प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त की थी, मतलब जर्मनी तक पहुंच गया था और उधर बेल्जियम उसे प्राप्त हो गया था, वेनिस हालांकि ऑस्ट्रिया को उसने दे दिया था। तो एक प्राकृतिक सीमा, जैसे भारत की प्राकृतिक सीमा हिमालय और आगे जो पाकिस्तान तक है, हिंदुकुश पर्वतमाला है वहां तक है, जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचा था वहां तक प्राकृतिक सीमा, उसी तरह फ्रांस की जो प्राकृतिक सीमा जो आल्प्स पर्वत और इधर की चीजें थी, राइन नदी थी, वहां तक नेपोलियन पहुंच चुका था। जो लुई 14 जो बहुत बड़ा फेमस सम्राट था फ्रांस का, बुर्बो राजवंश का, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए नेपोलियन एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था जो फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं तक वो पहुंचा था। इस दौरान जो प्रथम अभियान में नेपोलियन ने एक स्टेटमेंट दिया था। देखो नेपोलियन के जो स्टेटमेंट है इतिहास में बड़े फेमस हैं। इतिहास में नेपोलियन के बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो इसमें भी एक स्टेटमेंट आता है इसके प्रथम इटली अभियान में। उसने कहा था वह आया, नोट करना, वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ठीक है, नोट करना, वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ही कैम, ही सा एंड ही कॉन्क्वेर्ड। तो बहुत बड़ी चीज थी नेपोलियन की। तो कई बार प्रश्न आ जाते हैं, छोटे प्रश्न में आ जाता है कि भाई ये चीज किसने कही थी, कि भाई वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो कई लोग कहते हैं कि इसने फ्रांस की राज्य क्रांति में ये बात कही थी। ये बात उसने इटली के प्रथम अभियान में ये बात उसने कही थी नेपोलियन ने। ठीक है, तो ये नेपोलियन का प्रथम इटली अभियान था। और नेपोलियन बोनापार्ट का जो आप देखते हैं कि जो उत्थान था शुरू में, और वो चीज़ें हमने इस वीडियो में के जरिए डिस्कस की है। अगले वीडियो में हम नेपोलियन का जो मिस्र अभियान था, नेपोलियन का जो कौंसल का शासन आया, नेपोलियन ने किस तरह से राजा के रूप में आया और किस तरह से उसने पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश की, फिर वो हार गया। तो नेपोलियन के व्यक्तित्व के ऊपर हम अगले वीडियोस के ऊपर और वीडियोस आपको देंगे। ठीक है, अभी आप जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो मुख्य वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि भाई इसके जो मुख्य मुख्य चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। भाई जन्म है 15 अगस्त 1779 में कोर्सिका द्वीप में हुआ। इसका जो प्रथम अभियान था वो 1793 में अंग्रेजों के टूलो के पास बंदरगाह में हुआ था। ठीक है, क्रांतिकाल में इसे छोटा रॉबस्पियर भी कहा जाता है। और सबसे पहले 1795 में जो राजतंत्रवादियों का जो वेंडेमेर विद्रोह था उसका उसने दमन किया और राष्ट्रीय सम्मेलन की उसने रक्षा की थी। ठीक है, डायरेक्टरी के शासन के दौरान उसको प्रथम इटली अभियान मिला। प्रथम इटली अभियान की जो डेट हो ध्यान रखना आप, अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक है। ठीक है, और इसको जो कैंपो फॉर्मिया की जो संधि है ये छोटे प्रश्नों में आती है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले वीडियोज में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।